बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, हुकूमत के अवामी तरक्की के दावे हैं, अवाम और अपोजिशन को वो नज़र नहीं आते। दूसरी जानिब हुकूमत एक तरफ है, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और पीडीएम जिसे इकट्ठा होना था वो भी अलग अलग है। उन दोनों के रास्ते अलग हैं। पीडीएम जो है वो लॉन्ग मार्च की मुंतज़िर है, जबकि पीपल्स पार्टी जो है उसे इस्तीफ़ों का इंतज़ार है। तो इस मौजूदा सूरत हाल के नतीजे में अपोजिशन को यह लगता है कि महंगाई उरूज पर है। हुकूमत ये समझती है कि ये वही दौर है जहां पर तरक्की की मनाजिल खुशअस्लूबी से तय हो सकती हैं। अपोजिशन ये समझती है कि मुल्क का कबाड़ा हो गया, ये हुकूमत नाअहल है, जबकि हुकूमत ये समझती है कि ये वो दौर है जहां पर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, नए डैम्स बन रहे हैं, अवामी फलाहो बहबूद के नए मनसूबे लगाए जा रहे हैं। अपोजिशन और हुकूमत का ये इख्तलाफ, अवाम इसके दौरान क्या सोच रहे हैं, अवाम की जो पजीराई है, अवाम के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पजीराई हासिल करनी थी, वो किस हद तक मकबूलियत की जानिब गामजन है या ग्राफ कम हो रहा है, इसी पूरे मंजरनामे पे बात करेंगे। हम क्या है वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ, राना साहब से ज़रा इस पूरे मंजरनामे का इहाता करवा लें कि इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत का जो मंजरनामा है उसमें अवाम किस जगह पर खड़े हैं। राना साहब, अगर हुकूमत का मौक़िफ़ लिया जाए तो बेहतरी है, अगर अपोजिशन का मौक़िफ़ लिया जाए तो तनज़्ज़ुली है, अगर अवाम को देखा जाए तो वो कशमकश का शिकार है, हासिल उसूल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखो यासर, अगर तो आप कहें ना कि यहाँ पे दूध की नहरें, सोने के पहाड़, हर चीज़ भी कर दें, तो जो जिस सियासी जमात से तल्लुक़ रखता है उसने दूसरी सियासी जमात की मुखालफत करनी ही करनी है। मैं कल भी प्रोग्राम में कहा था, क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई चीज़ सस्ती हुई? क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी सहूलतें मिली जो पाकिस्तानियों को नहीं मिल रही? क्या पूरी दुनिया के अंदर जो मुआशियत है वो बेहतर हुई जो पाकिस्तान में नहीं हुई? तो जब पूरी दुनिया में कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो पाकिस्तान में फिर उससे बेहतर है, तो उसके बावजूद लोग चीख रहे हैं, चीख ज़रूर रहे हैं। सब तनख्वाहदार तबका जो है वो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, दिहाड़ीदार तबका भी नहीं, तनख्वाहदार तबका। आप ज़हन में रखिएगा, मैं इसको हर जगह चैलेंज करके इसको कर सकता हूँ। या सर, आज अपोजिशन से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, असल चैलेंज जो है वो आने वाले दिनों में है। ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत, वहाँ पर हुकूमत का बनना, वहाँ पर मामलात होना, क्या पाकिस्तान के अंदर से अमरीकी फ़ौजी जल्द अगर वापस नहीं जाते तो ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत के लिए चैलेंज बन सकती हैं। अपोजिशन से बड़ा चैलेंज ये चीज़ें बन सकती है। अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अमन कायम नहीं होता तो ये हुकूमत के लिए चैलेंज बन सकता है। अफ़गानिस्तान के रास्तों में तजारत नहीं खुलती तो ये हुकूमत के लिए चैलेंज बन सकता है। अगर आप अपोजिशन कहें, मैं आपको बड़ा क्लियर करूँ, मेरी पीपल्स पार्टी से बात हुई, मेरी मुस्लिम लीग नून से बात हुई, उन्होंने कहा जी 2023 का इलेक्शन उसकी तैयारी है, ना हमने हुकूमत गिरानी है ना कुछ करना है, हम बस अपने ताई जो कर सकते हैं ना वो कर रहे हैं, हमने भी तो अपनी सियासत कायम रखनी है। तो ये तो हम पूछते हैं ना फ़ारूक हबीब साहब से कि फ़ारूक हबीब साहब अंदर की बात बताएं कि अपोजिशन से तो हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, उसके बावजूद हुकूमत जो है वो आने वाले दिनों में महंगाई पर काबू क्या पा सकेगी? क्या वो लोग जो चीख रहे हैं उनकी तवक्कुआत जो है वो पूरी हो सकेंगी? देखिए, पहली बात तो राना साहब ये है कि पहला मामला तो ये है कि अपोजिशन लॉन्ग मार्च करे, शॉर्ट मार्च करे, क्विक मार्च करे, ये ऊपर हो नीचे हो, रोएं पिटें, जो मर्जी करें, हमें इनके साथ कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि इनका एजेंडा जो है वो अवामी नहीं है, ना ही ये मुल्क के अंदर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से संजीदा है। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है इनकी ज़ाती सलामती। किसी तरीके से सियासी बेरोज़गारों को वो चाहते हैं कि उनके पुराने लल्ले तलल्ले बहाल हो जाएं, फजलुर रहमान जैसे। शहबाज शरीफ एंड कंपनी, शरीफ ख़ानदान चाहता है कि उनके केसेस का ख़ात्मा हो, उनको कोई NRO मिल जाए। ये इनकी कुल कायनात है, ये इनके कुल मुतालबात हैं, जिसकी वजह से ये आए रोज़ इम्तिहानात की तरह जलसों की नई डेट शीट अनाउंस करते रहते हैं। और रोड कारवां अनाउंस करके फजलुर रहमान साहब ने कोलंबस बनने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है। कोलंबस ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, ये पाकिस्तान का चक्कर लगाएंगे। ये अपना शौक़ पूरा करते रहें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी जानिब मैं समझता हूँ कि जो असल हमारे सामने जो हमारी तरजीहात हैं वो है आवाम की बेहतरी। हमने सोशल सेक्टर के अंदर हेल्थ कार्ड के ऊपर आवाम को फैसिलिटेट किया है, हमने कम आमदन वाले घरों के लिए उनके लिए माहौल क्रिएट कर दिया है,
हमने मुल्क की मैशियत को ठीक कर दिया है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर दिया है, हमने मुल्क के अंदर तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। आज जो है वो एहसास प्रोग्राम को 260 अरब रुपए पे हमने बढ़ा दिया है। जब तक आपने आम आदमी की बात की, हम उसके लिए टारगेटेड सब्सिडी के लिए राशन कार्ड लेकर आ रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए, करियाना के ज़रिए डायरेक्ट आम आदमी को जो है वो सब्सिडी फराहम की जाएगी। वो कैश की सूरत में भी ज़ेर गौर है और वो कमोडिटी की शक्ल में भी जो है वो ज़ेर गौर है, जिसका आइंदा अक्टूबर के अंदर आगाज़ हो जाएगा। इसी तरीके से हम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत महदूद वसाइल वाले लोगों को बिला सूद 5 लाख रुपया सरमाया फराहम कर रहे हैं ताकि वो अपना कारोबार शुरू करें, अपने पाँव पे खड़े हों और मज़ीद रोज़गार के मौके पैदा करें। जहाँ तक रह गई बात महंगाई की, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आलमी सतह के ऊपर आप देखें, आप यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, हर जगह के ऊपर महंगाई का तूफान आया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ आलमी सतह के ऊपर, खुर्दनी तेल की कीमतों में 124% इजाफा हुआ। आलमी सतह पे पिछले 10 साल की रिकॉर्ड महंगाई है, 40% इजाफा हुआ है। मैं नहीं कह रहा ये तीन दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में अशियाए खोरोनोश का तकाबुली जायजा लिया था, जो माजी की हुकूमतों का भी लिया गया, मौजूदा सूरत हाल का भी लिया गया, मंडी और परचून के निर्खों का तकाबुली जायजा भी लिया गया। उसके अहकामात भी जारी किए गए कि गैर मंतकी जो फर्क है वो खत्म होना चाहिए। तो उस पर प्राइस कंट्रोल कमेटीज फाल क्यों नहीं होती? देखें, ये तमाम जहाँ तक रह गई इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स के हवाले से, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब की बड़ी वाज़ेह हदायत हैं, सख्त हदायत हैं। चाहे कोई ग्राम फरोशी करे, चाहे कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे, चाहे वो कोई नाजायज़ तौर के ऊपर इजाफी कीमतें वसूल करेगा, उस हवाले से कार्रवाई भी हो रही है। मज़ीद कार्रवाइयाँ भी सख्त होंगी और इसका एक पूरा भरपूर एक मेकनिज़म बनाया जा रहा है। हुकूमत टैक्सेस में कमी करके जो खुर्दनी तेल है उसकी कीमतों में कमी के हवाले से जो हमारी खुर्दनी तेल बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके साथ बातचीत हुई है। इसी तरीके से आप देखें तो अब हम पैदावार बढ़ा रहे हैं। हम अपने मुल्क के अंदर जो दालें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं 70%, हम उसकी पैदावार को पाकिस्तान के अंदर बढ़ाने जा रहे हैं। वो पाम ऑयल जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको हम पाकिस्तान के अंदर लगाने जा रहे हैं। पहली बार तो कोई वज़ीर आज़म आया है जिसने ज़राअत से खुराक तक के ऊपर काम शुरू कर दिया है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम शुरू कर दिया है। हम जैतून 1 अरब रुपया हमने जैतून के दरख्तों के लिए इस साल बजट के अंदर रखा है। हमारा बलूचिस्तान का इलाका हो, शुमाली वजीरिस्तान का इलाका हो, मोहम्मद एजेंसी हो, चाहे वो हमारा ये पोठोहार का इलाका हो, ये जैतून के हवाले से बड़ा जरखेज़ है और यहाँ पर काफ़ी हद तक जैतून के दरख्त लगे भी हैं। तो पाकिस्तान में पहली बार इन चीज़ों के ऊपर भी काम हो रहा है जो मैं समझता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन करेगी। इसी तरीके से पैदावार बढ़ा के पाकिस्तान खुद कफील होगा। जो हमारी आबादी सालाना बढ़ रही है, हमारी खपत भी बढ़ने में इस साल के एंड तक क्या पाकिस्तान के अंदर महंगाई पे कंट्रोल हो चुका होगा? क्या आम आदमी जो है वो सुख का सांस ले लेगा? आम आदमी जिसकी बात आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, क्या आम आदमी जो है वो सुख का सांस ले लेगा? ये 3 माह जो है आपका टारगेट पूरा करने के लिए राणा साहब, कोविड की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो फूड सप्लाईज़ हैं और दीगर सप्लाईज़ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। शिपमेंट्स की कॉस्ट के अंदर इजाफा हो गया। ये बहुत सारे हकायक हैं जिनके ऊपर कोई खुल के बात डिटेल में नहीं बताता, लेकिन फिर मैं आपको ये कहूँगा कि जो हमने इक़दामात अमली तौर के ऊपर लिए हैं उससे आप देखेंगे यकीनन फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, हमारा जो फोकस है वो लोगों की आमदन बढ़ाने के ऊपर है। आप देखें कि इस साल भी 1,86,000 से 2.5 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम हम लेकर गए हैं। जो वेल्थ क्रिएशन हम कर रहे हैं, जो 1,000 अरब रुपए के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मंसूबे मंजूर हुए हैं, उससे 4500 अरब रुपए की वेल्थ क्रिएशन होने जा रही है। नए शहर बना रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज नई इंडस्ट्री लग रही है उससे वेल्थ क्रिएशन होगी। जो तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है उससे आमदन के अंदर इजाफा होगा। तो आप देखेंगे लोगों की आमदन में इजाफा कर रहे हैं। जिस तरह हमने स्पोर्ट प्राइसेस के अंदर इजाफा किया कि एग्रीकल्चर किसान की जेब में 1100 अरब रुपए इजाफी किया, उससे आमदन बढ़ी। तो आमदन कीमतों में इजाफे को हमने आमदन में इजाफे के साथ तवाजुन पैदा करना है। तो फारूक हबीब साहब, आप क्या समझते हैं कि 5 साल पूरे होने में आपके वो कौन से वादे हैं जो इक़्तिदार में आने से पहले आप लोगों ने किए थे, जिसकी फहरिस्त तो काफ़ी तवील है? कौन से वादे हैं जो मौजूदा हालात के तनाजुर में आप पूरे नहीं कर पाएंगे, मुश्किलात का सामना रहेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को 70 साल का
जो इस मुल्क के अंदर तबाह बर्बादी करके गए थे, वो तबाही बर्बादी हमें मिली है। लेकिन आज हम देखें हर सेक्टर को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हमारी रिफॉर्म्स हैं, उन रिफॉर्म्स के असरात आना शुरू हो गए हैं। आज आप देखें महंगे बिजली के मंसूबे लगाए गए, बर वक्त बिजली जितनी ज़रूरत थी उतने मंसूबे नहीं लगाए गए। जल्दबाजियों में कमीशनें रख के 45% इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली लगाई गई। बिजली लें या ना लें, आप 1500 अरब रुपए की कैपेसिटी चार्जेस आपने अदा करने हैं। आज सालाना 460 अरब रुपए से आपका गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा था, इस साल सिर्फ 140 अरब रुपया बढ़ा है, क्योंकि हमारी बेहतर मैनेजमेंट की वजह से ये हमने कामयाबी हासिल की। हम 10 डैम्स बना रहे हैं। हम 22 करोड़ रकबा जो काबिल काश्त हो सकता है वो काबिल काश्त नहीं है। 5 करोड़ रकबा काबिल काश्त है, हम उसको काबिल काश्त बना रहे हैं। हम मुल्क की एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर रहे हैं। आज आपने देखा कि मुल्क की टैक्स कलेक्शन के अंदर इस 2 माह के अंदर पिछले साल के बनिस्बत 41% इजाफा हुआ है। पिछले साल जुलाई अगस्त का टैक्स कलेक्शन 610 अरब थी, आज आपकी 850 अरब रुपया जो है। चलिए फिर हबीब साहब, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो आप कह रहे हैं, अल्लाह करे आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएं और आम साहिल को मिले। ज़रा अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल, आज अफगानिस्तान आज़ाद हो गया, बड़ी वहाँ पे जश्न मनाया गया, बड़ा कुछ हुआ। आज वज़ीर आज़म साहब ने मीटिंग भी की, उसमें कबीना के इजलास में अहम फैसले भी हुए। पाकिस्तान अफगानिस्तान को कब मौजूदा हालात में, चूँकि अब तो वहाँ पे तालिबान ही है ना, हुकूमत है, कब आप उनको कबूल करने जा रहे हैं? देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारा जो खित्ते की सूरत हाल है, जो रीजन के अंदर ममालिक हैं और जो दुनिया के साथ हालात को देखते हुए हम इसके ऊपर जो है वो फ़ैसला करेंगे। कोई ऐसा फ़ैसला हम नहीं करेंगे जो फ़ैसला मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की गौर व फिक्र और किसी किस्म की जो है वो जल्दबाजी में हो। जहाँ पाकिस्तान का मफाद होगा उस मफाद को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करेंगे। दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये भी एक खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान जो है वो अमन अमल के अंदर और इंसानियत के नाते जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर आज सफ़े अव्वल के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है। 10,000 से ज़ायद अफ़गानिस्तान से लोगों को वैक्यूएशन करने के अंदर पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। PIA की जहां WHO को सिक्योरिटी के खदशात थे, लॉजिस्टिकली उनको कोई जहाज़ फराहम नहीं कर रहा था, वहां PIA सामने आया कि कल पहला जो दवाइयां लेके जहाज़ मज़ार शरीफ के अंदर उतरा वो PIA था, जिस PIA को जो है वो बड़ी जगहों के ऊपर बैन किया गया फ्लाई करने के हवाले से। उसी PIA के ऊपर उन ममालिक के लोगों ने वहाँ से वैक्यूएशन हासिल की अफगानिस्तान से। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसका जो किरदार है, जो मुस्तक़िल किरदार है, वो दुनिया के सामने है। और भारत जो $1 डॉलर खर्च ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल पे अफगान हुकूमत के साथ जो रिलेशन है और आने वाले दिनों में उसको तस्लीम करने या ना करने के हवाले से क्या तमाम अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जा चुका है या फिर ज्वाइंट सेशन में एतमाद में लिया जाएगा? मैं समझता हूँ कि अभी तो इस सारी सूरत हाल जो है वो एक इवॉल्विंग कंडीशन है। इसके ऊपर पहले एक बार पार्लिमानी लीडरशिप की इन कैमरा इजलास हो चुका। फॉल ऑफ काबल के बाद जो सूरत हाल है इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो आइंदा आने वाला असम्बली का इजलास होगा यकीनन उसके अंदर ये सारा मामला भी ज़ेर बहस आएगा और उसमें यकीनन पार्लियामेंट को भी एतमाद में लेंगे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो फ़ैसला होगा वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए वो फ़ैसला किया जाएगा। अफ़गानिस्तान के हवाले से सुनने में आया कि पाकिस्तान के अंदर कोई खारजा तमाम इस्लामी ममालिक के या तमाम हमसाया ममालिक के वज़ीर खुज़रा खारजा को बुलाया जा रहा है। इस पर भी कोई बड़ी बैठक होने जा रही है ताकि मुआशी तौर पर अफ़गानिस्तान की किस तरह मदद की जा सकती है अफ़गान अवाम की। क्या ऐसा कोई प्लान पाकिस्तान में तैयार हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर आए रोज़ सूरत हाल अनफोल्ड हो रही है कि वहाँ पर तालिबान के अलावा भी जो फोर्सेस मौजूद हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाने के लिए। वहाँ पर जो है वहाँ के अपने लोग जो वहाँ की फोर्सेस हैं वो कोशा हैं। अच्छी बात है कि वहाँ पर जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए। पाकिस्तान भी ये चाहता है और वो तमाम ममालिक जो कि अमन चाहते हैं वो तमाम लोगों की यही ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो। और पाकिस्तान की रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से और पाकिस्तान की खित्ते में अमन के हवाले से अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होना पाकिस्तान भी नागज़ीर समझता है। अफ़गानिस्तान के लोगों ने बहुत अरसा
जो है वो एक जंग के अंदर वक्त गुजारा है। तो मैं समझता हूँ कि अब उनको भी आगे अपना इकनॉमिकली अगर ग्रो करना है तो उनके लिए भी यही रास्ता है कि खाना जंगी से बचें, खून रेजी से बचा जाए, और जो रीजनल कनेक्टिविटी है पाकिस्तान के हवाले से, जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, उसका रास्ता भी अफगानिस्तान से जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो पाकिस्तान के मुफाद में है, उस हवाले से हम जो है वो तमाम तर इक़दामात लेंगे। फारूक हबीब साहब, राना साहब ने प्रोग्राम के शुरू में जिस तरफ तवज्जो दिलाई कि जो अमेरिकन फोर्सेस इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, गैर मुल्की सिफारतकार जो मौजूद हैं, उनकी वापसी कब तक यकीनी हो जाएगी? देखें, मेरे ख्याल में तकरीबन काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर से जो है वो लोग जा चुके हैं, और अभी जो लास्ट में फिगर्स देख रहा था वो मेरे ख्याल में 46 के करीब जो है वो मरीन्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो भी चले जाएंगे। और पाकिस्तान ने तकरीबन 10,000 के करीब लोग आए थे, उसमें से काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो जो उनकी अगली मंजिल मकसूद है, जो डेस्टिनेशन है, उसके लिए वो रवाना हो चुके हैं। इलेक्शन हो गए, 2023 का इलेक्शन आ रहा है, कहा गया और दावे किए जा रहे हैं आपकी हुकूमत की तरफ से कि 2023 से के इलेक्शन से पहले बहुत से करप्ट लोग जिन पे मुकदमात हैं, मुकदमात के फैसले हो जाएंगे, वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। क्या उन गिरफ़्तारियों में शरीफ ख़ानदान की भी कोई गिरफ़्तारियाँ मुतवक्के हैं? आज अली जैली साहब ने हमारे ही चैनल के प्रोग्राम में कहा कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जल्द गिरफ़्तार होने जा रहे हैं। तो क्या सब शहबाज शरीफ गिरफ़्तार होने जा रहे हैं, कोई और भी गिरफ़्तारियाँ? देखें, बात यह है कि राना साहब जिसने भी मुल्क का पैसा लूटा है, पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहते कि उनके साथ किसी किस्म का भी जो है वो नरमी बरती जाए, बल्कि पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि कानून की हाकमियत को कायम किया जाए। कानून सिर्फ जो है वो छोटे चोर के लिए तो नहीं है। अब 7-7 अरब रुपए की टीटियाँ इनके अकाउंट्स के अंदर लगी हैं। 27 अरब रुपए का FIA केस जो है वो तैयार किया हुआ है, प्रॉप किया हुआ है कि अपने PN के ज़रिए, नैब कासदों के ज़रिए, चाय पिलाने वालों के ज़रिए इनकी रमज़ान शुगर मिल के अकाउंट्स के अंदर 27 अरब रुपया जो है उसका भी ये जवाब नहीं दे सके। सलमान शहबाज को मुल्क से बाहर भगा के रखा हुआ है इन्होंने। इसके अलावा बेशुमार ऐसे मैं समझता हूँ कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं शहबाज शरीफ के केस के अंदर, कि उनके लिए मैं समझता हूँ कि किसी सूरत भी किसी किस्म की कोई राह फरार अगर कानून की अमलदारी कायम हो तो मुझे नज़र नहीं आती। इसी तरीके से जो लोग भी करप्शन के हिस्सेदार रहे हैं, इस करप्ट निज़ाम को मजबूत करते रहे हैं, उसको परवान चढ़ाते रहे हैं, उन सब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और आप अगर अंदाज़ा करें कि 2000 से सन 2016 तक नैब की जो रिकवरी थी वो सिर्फ 245 अरब थी। पिछले 3 सालों के अंदर नैब ने 550 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो रिकवर किया है। इसका मतलब ये है कि करप्शन इस मुल्क के अंदर दबा कर हुई है और इन 2 जमातों की सरबराही के अंदर हुई है, और वहीं से पैसा भी रिकवर हो रहा है। 450 अरब रुपया सिर्फ एंटी करप्शन पंजाब रिकवर कर चुकी है। उसने उनके करीब जो है वो ज़मीनें भी बागदार करवाई, लोगों से पैसे भी रिकवर करवाए। तो आप देखें कि कितना बड़ा माफिया जो इस मुल्क के अंदर अपना पंजे गाड़े बैठा था, आज जो इस मुल्क के अंदर अपने पंजे गाड़े बैठा है, जो करप्शन में मुलव्वस रहा, जो करप्शन को परवान चढ़ाता रहा, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, वो कानून के दायरे में आने चाहिए। बहुत शुक्रिया हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कराची में जलसा होता है जिसमें शहबाज शरीफ साहब धुआंधार तकरीर करते हैं। ये कहते हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करेंगे, जो ये कहते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत भी करनी चाहिए, जो ये समझते हैं कि ये हुकूमत नाअहल है, करप्ट तरीन हुकूमत है, इसके चलने का अब कोई जवाज़ बाकी नहीं रह जाता, जो ये समझते हैं कि अवाम की खुशहाली के लिए जो बेहतर फैसले कर सकते हैं वो PDM का प्लेटफॉर्म ही कर सकता है। ये वो सोचते हैं PDM के कराची में जलसे में, लेकिन फिर एक दिन बाद उनकी काया पलट जाती है, ज़िंदगी पलट जाती है, और जो उनकी सोच है उसमें फ़र्क आ जाता है। जो ये समझने लगते हैं कि मज़ाहमत और मुफाहमत का रास्ता हमें इख्तियार नहीं करना, हमें अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। हम ये चाहते हैं कि 2023 में अवाम जिसे मुंतखब करें वही हुकूमत आगे बढ़ सके। तो ये सारी जो सिचुएशन है, इसमें PDM का मुस्तकबिल क्या होगा, PDM सोचती क्या है, मौलाना फजलुर रहमान क्या सोचते हैं? अगर फैसले मौलाना फजलुर रहमान ने कर रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब ये क्यों सोचते हैं कि हमें मज़ाहमत और मुफाहमत नहीं करनी? फिर मौलाना को ही सोचने दें। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब,
आपसी क्लैश है। एक तरफ इमामत की दरखास्त की जाती है कि मौलाना फजलुर रहमान लीड करें, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे तजाद खुल के वजह होने लगता है। तो क्या समझते हैं कि पीडीएम का अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चलना कितना अरसा है मजीद? देखें, पीडीएम अक्सर मुस्लिम लीग नून के साथ ही चलेगी और अक्सर मुस्लिम लीग नून पीडीएम के साथ ही चलेगी। अब ये देखना होगा कि इस पीडीएम के अंदर नफाक किसने पैदा करना है, इस पीडीएम के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की उम्मीदों पे पानी किसने फेरना है और मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके मिशन को नाकाम किसने करना है। या सर मौलाना फजलुर रहमान सब सख्त नाला है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा इसकी शिकायत मियाँ नवाज शरीफ से कर दी है। देखें, कराची के जलसे के कुछ 25 दिन बाद 20 दिन बाद शहबाज शरीफ साहब को बयान देते तो समझ में बात आती, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो 25 घंटे नहीं निकाले। 25 घंटे बाद उन्होंने बिल्कुल सब चीज़ तब्दील कर दी। शायद शहबाज शरीफ साहब उस वक्त जब बोल रहे थे उस वक्त इदराक ना हो, बाद में अपनी तकरीर पूरी सुन ली हो। शहबाज शरीफ साहब को अक्सर जब वो जोश खताबत में होते हैं ना, जब वो ऐसा भी कह जाते हैं कि गिरेबान से पकड़ूंगा, फलां चौक में लटकाऊंगा, जब वो कह देते हैं फलाने को ये डीजल है, जब ये किसी को कुछ कह देते हैं तो उस वक्त उन्हें ये ख्याल नहीं रहता। और ख्याल उनको उस वक्त आता है जब बाद में उन्हें पता चलता है कि मेरा नुकसान किस में है और मेरा फ़ायदा किस में है। जब उन्हें पता चलता है कि भाई अगर लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होता तो फिर मेरा क्या बनेगा, जब उन्हें यह पता चलता है कि मैं तो किसी और जगह कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो किसी और जगह से कुछ और कमिटमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और तो मैंने ये जोश खताबत में क्या कह दिया। तो उसके बाद अचानक उनकी काया भी, मैं समझता हूँ ख्वाब से बेदार हो जाते हैं ना, तो फिर जो ख्वाब होता है उससे बेदार होने के बाद एक नया ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, वो इक़्तिदार का ख्वाब है। तो उस इक़्तिदार के ख्वाब को देखने के लिए वो अचानक अपना वो नया आप बनाते हैं कि जनाब अब ये करना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए। ये हुआ। या सर मौलाना फजलुर रहमान ने शिकायत की है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से। उन्होंने कहा मियाँ साहब मुझे ये तो बता दें कि आपने कहा कि शहबाज शरीफ हमारे साथ है, शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद हमें यकीन हो गया कि अब हमें शहबाज शरीफ बस ठीक हो गए हैं और हम इनकी क़यादत में हो या मैं क़यादत करूँ या शहबाज शरीफ क़यादत करें, अब सारा कुछ हो जाएगा। आपने कहा कि जनाब बिल्कुल फिट हो गया। अगले दिन शहबाज शरीफ ने किसकी इजाज़त से कौमी हुकूमत, किसकी इजाज़त से 2023 के इलेक्शन, किसकी इजाज़त से दीगर काम किए, किसकी इजाज़त से? तो मियाँ साहब ने कहा जी मैं शहबाज से पूछता हूँ। नहीं, शहबाज से नहीं पूछना, अब हमें इस पर फैसला कर लेना चाहिए। उसके बाद मेरी इत्तला के मुताबिक मियाँ साहब ने कहा जी आप इस तरह करें, आप मौलाना साहब आप सितंबर के एंड या नवंबर के आगाज़ में शुरू करें एक बड़ी रैलियाँ और चलें वहाँ पे इस्लामाबाद की तरफ रैली लेके जाए। तो मौलाना साहब ने कहा जी ऐसे नहीं होगा, पहले मुझसे फ़ाइनल करें फिर मैं रैलियाँ या रैलों की तरफ जाऊँगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मौलाना साहब ने तो दिखा दी, फिर मौलाना साहब को मियाँ साहब ने कुछ राम किया है, लेकिन अब मौलाना साहब की टीम राम होने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना साहब के लोगों ने वाज़े कह दिया कि मौलाना साहब हम किसी सूरत, मैं ये लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ कि हम किसी सूरत इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। मौलाना साहब की टीम जो सिंध से ताल्लुक़ रखती है वो ज़्यादा जा रहा है ही वो, और है क्या मुझे बताया ना, ये जो और है क्या मुझे होता है। जो सिंध से टीम तल्लक रखती है उसी वजह से पीपल्स पार्टी से दूरियां पड़ी हैं। जो सिंध से टीम रखती है वो ये चाहती है कि जनाब हम अकेले ज़िबा ना हो, अगर ज़िबा होना है तो सब ही हो, कुर्बानी हो तो सब की हो, ये ना हो कि हम कुर्बान हो जाएं और हमारे साथी हमारे ही गोश्त से मज़ा उड़ाते रहें। वो किसी सूरत में कुर्बानी नहीं देना चाहते। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, नवाज शरीफ से गिला किया, नवाज शरीफ के गिले के बाद शहबाज शरीफ साहब से को ये बात पहुँचा दी गई है। आपको पता है कि एक और बहुत शहबाज शरीफ साहब ने आगे से क्या कहा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जनाब जलसा तो बहुत अच्छा था, मैंने तकरीर भी कर दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जो शराइत मौलाना फजलुर रहमान रख रहे हैं अगर वो पूरी नहीं होती, अगर हम कामयाब नहीं होते तो फिर हुकूमत जो है वो मज़ीद अगला टाइम भी ले जाएगी। और साथ उन्होंने कहा जनाब ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, अफरा तफरी फैल सकती है, मियाँ साहब ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। और तीसरा पता है आपको, बड़ा सख्त अंदर इनके अंदर एक मुखालफत हुई है कि जनाब ख़वातीन तो कल मुस्लिम लीग नून को वोट ही नहीं देंगी कि आपने एक सियासी जलसे में, ये कोई मजहबी इज्तिमा होता तो हम क्या लेते चले जी ख़वातीन का अलहदा इंतज़ाम, उनके एक सियासी जलसे में जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी हों और ख़वातीन जिनकी दूसरी तरफ मरियम इनकी लीडर खतून हो, उन्होंने कहा उस जलसे में मरियम साहिबा का आपने जिक्र किया, मरियम साहिबा का करंतना भी मुकम्मल हो गया। मरियम साहबा का करंतना कोई आज मुकम्मल हुआ है? नहीं, अब मंजर आम पे घर से तो आज ही निकली है। नहीं, घर से निकले इस्लामाबाद जा रही हैं, सुबह
केस है उनका, और इस केस के हवाले से वो जा रही हैं। और कल आप ज़रा देख लीजिएगा, कल वो मियां नवाज शरीफ का बयानिया बयान कर देंगी वहाँ पे। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। और जो बयानिया वो बयान करेंगी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के दूसरे ख्वाब के जो अरमान है वो चिकनाचूर हो जाएंगे। यासर साहब, हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी टीम ने शहबाज शरीफ साहब की जलसे की तकरीर की मुखालफत की थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने यह सारा रुख बदला था। फिर शहबाज शरीफ साहब ने किसी से राब्ता किया था, जब उस राब्ते जहाँ पे राब्ता हुआ था वहाँ से भी उन्हें बड़े सख्त जवाब मिला था। तो सख्त जवाब मिलने के बाद यही होना। तो अब मैं आपको अगली बात बता दूँ, क्या कमाल की अपोजिशन है। अब हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी ने नहीं जाना। पीपल्स पार्टी पंजाब में सन लगाएगी, ये जो है कभी बलोचिस्तान में, कभी KPK में, कभी सिंध में, और पंजाब की तरफ सबसे कम आएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, पंजाब की तरफ सबसे कम आएंगे। शहबाज शरीफ आखिरी हद तक खेलेंगे इनके साथ, इनकी बॉलों पे, इन्हीं के पैसों पे, इन्हीं की रकम से, इन्हीं के, यानी पैसे मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं की ताकत को इस्तेमाल करेंगे, अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई मुझे एक बात बताएं, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन है, इस इलेक्शन के बाद की सूरत हाल और चेंज होनी है, तो फिर कहीं जाके मुस्लिम लीग नून निकलना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने खुला जुला जवाब दे दिया है, और ये आपका लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। PDM की यही हिकमत अमली है, सिर्फ बयानबाजी होगी। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की। 20 साल का अरसा, 20 साल पहले 2001 में जब अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में आई तो फतह का खुमार सर पे सवार था। आज 20 साल बाद पसपाई का रास्ता इख्तियार करने के बाद जब वो वापसी की तरफ हुई तो उनका ये है कि हमारा मकसद अफगानिस्तान में पूरा हो चुका। लेकिन तालिबान की फतह, अफगान अवाम की फतह, जिस तरह उसका जश्न मनाया गया, कुंदूज, हरात, काबुल के अंदर जिस तरह की हवाई फायरिंग की गई, फतह का जश्न मनाया गया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, और अब एक बदरी ब्रिगेड को काबुल एयरपोर्ट पर तैनात किया गया, और दुनिया को यह पैगाम दिया गया कि अगर कोई सरमायाकारी करना चाहे और अफगान अवाम के वो मफाद में हो तो हम उसे वेलकम करेंगे। तो आने वाले दिनों में खित्ते की सूरत हाल किस हद तक पुरअमन होगी और उसमें किसको क्या किरदार अदा करना चाहिए, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब ने। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो पहाड़ियों की सरजमीन है, पहाड़ वहां पे मौजूद हैं, कुदरती ज़खायर वहां पे मौजूद हैं, मादनियात हैं। इस पे तो बाद में बात करेंगे कि यूटिलाइज तालिबान उसे किस तरीके से करते हैं। आप क्या समझते हैं कि 20 साल के अरसे में क्या अमेरिका ये समझ पाया है कि उसे किसी मुल्क के अंदर इस तरह मुदाखलत नहीं करनी चाहिए? जी, मेरे ख्याल में को काफी इस पे जांच करना होगा कि किस तरह से उन्होंने गलतियां की हैं, पर वो अफगानिस्तान को तो उसका फायदा नहीं होगा। अब हमारी जो तवज्जो है और होना चाहिए वो ये है कि अफगानिस्तान को किस तरह से हम अमन की तरफ ले आए और उसकी डेवलपमेंट और जो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन है उसको किस तरह से करें। तो इस पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी वहाँ रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, वहाँ हालात, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है, हालात बुरे हैं वहाँ। तो पाकिस्तान और दूसरे जो रीजनल खित्ते के जो ममालिक हैं उन सबको तवज्जो देनी होगी और अफगानिस्तान की मदद करनी होगी उसको स्टेबलाइज करने के लिए। मुनीर अकरम साहब, अमेरिकी फ़ौजें और दीगर फ़ौजें फोर्सेस वहाँ से चली गईं, अब तालिबान की वहाँ पे हुकूमत आ गई, इसको तस्लीम कर लिया गया, क्योंकि जब फ़ौजों का वहाँ से निकल जाना और उसके बाद तालिबान के हवाले सब कुछ कर देना, ये तस्लीम करने के बराबर है। आप क्या समझते हैं कि पूरी इक़वाम आलम, ख़ासकर यूरोप जो है, मगरिब जो है, क्या ये अब तालिबान को कबूल करेगा और उनको उस तरीके से सपोर्ट करेगा जिस तरीके से दीगर ममालिक को की जाती है जहाँ पर नई डेवलपमेंट होती है?
जी, मेरे ख्याल में काफी अब तक मसले हैं जो हल करने हैं। पहली चीज तो ये तालिबान के सामने जो पहला मसला है वो कि एक इंक्लूसिव हुकूमत वो बना सके जिसमें सब माइनॉरिटीज हैं, दूसरी जो एथनिसिटीज हैं वो सब रिप्रेजेंट हों, क्योंकि उसके बगैर अमन नहीं आ सकेगा। तो ये पहली चीज हमने मदद करनी है कि एक इंक्लूसिव हुकूमत वहाँ आ सके। दूसरी जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है तालिबान को और जो अफगानिस्तान की ममालिक में जो हालात हैं उसको हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना होगा और वो पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है उसमें और पूरी दुनिया को भी करना चाहिए। तीसरी चीज वहाँ से जो दहशतगर्दी हो रही थी उसको बंद करना है और उसमें तालिबान के साथ कोऑपरेट करके और दहशतगर्दी को बंद करना है। जैसे TTP हमारे खिलाफ जो वहाँ से हमले करती है उसको हमें बंद करवाना होगा। तो ये सब मसले हैं आगे जिनको हल करना होगा। मुनीर अकरम साहब, आपका सिफारतकारी में एक वसी तजर्बा है। किसी भी मुल्क को सिफारती महाज पे खड़ा होने में और वेल स्टैब्लिश होने में दहाइयों लग जाती हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त की जो मौजूदा अफगान की हुकूमत तश्कील पाएगी उसको सिफारतकारी में किस कदर मुश्किलात का सामना होगा? जी, पहले तो मसला यही होगा कि उनकी अगर हुकूमत एक हुकूमत हो जो इंक्लूसिव हो तो पूरी अगर अमन आ सके अफगानिस्तान में तो उसको फिर तस्लीम दुनिया कर लेगी। पर अब तक वो मुज़ाकरात चल रही हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान की और जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी मुज़ाकरात चल रही हैं और इंशाल्लाह वो सक्सेसफुल होंगी। अगर वो सक्सेसफुल हो गई और हुकूमत एक रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव हुकूमत आएगी तो इसको तस्लीम दुनिया कर लेगी। कुछ लोगों को मुश्किल होगा जो वेस्टर्न ममालिक हैं, उन्होंने कुछ शर्तें लगाई हैं जो शायद मुश्किल हो, पर जो खत्ते के ममालिक हैं उनको तो यही देखना है कि अगर अमन आ जाता है अफगानिस्तान में तो फिर उनकी हुकूमत तस्लीम। साहब ये तो बताइएगा कि तालिबान जो हैं 20 साल उनकी जद्दोजहद, उसके बाद दोहा में उनके मज़ाकरात और उनके दीगर ममालिक के लोगों से रब्तों के बाद बिलखसूस रशिया, चाइना, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ रब्ते जिन्होंने उनकी सपोर्ट भी की, मज़ाकरात की सपोर्ट भी की और अब भी वो उम्मीद रखते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि तालिबान इसमें कामयाब हो जाएंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो अपनी मुआशी सूरत बेहतर कर सके और पूरी दुनिया में से चंद लोगों को, बेशक चंद ममालिक को इन्वेस्टमेंट के लिए बिलखसूस चाइना को अफ़गानिस्तान के अंदर बुला सकें? जी, जैसा मैंने कहा कि जब वहाँ एक इंक्लूसिव हुकूमत आती है, अमन आ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ सही हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट आ सकती है और उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा और उनको फिर मदद भी मिल सकेगी। चीन है पर दूसरे ममालिक भी तैयार होंगे अफगानिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शिरकत करने के लिए। पाकिस्तान भी तैयार होगा। पर पहले ये मसले हैं जो उनको हल करना होगा इस वक्त। मुनीर अकरम साहब, इंडिया ने अमेरिका की गारंटी पे $11 अरब सरमायाकारी का एग्रीमेंट किया था अफगान हुकूमत के साथ, जिसमें से $3 अरब सरमायाकारी हो भी चुकी है। अब अमेरिका तो वापस चला गया। इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो इंडियन मीडिया तमाम तर तालिबान के खिलाफ दिखाई देता है, इंडियन गवर्नमेंट भी खिलाफ दिखाई देती है। तो मुस्तकबिल करीब में भारत की हुकूमत और अफगानिस्तान की हुकूमत का कोलैबोरेशन कैसा देख रहे हैं? ये देखें, आज ही की शायद खबर है कि हिंदुस्तान के कोई रिप्रेजेंटेटिव तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात उन्होंने दोहा में की है। तो अब हिंदुस्तान तो यही चाहेगा कि किस तरह से वापस वो कोई जो नई हुकूमत है उसके साथ रब्ता करे और अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो उनकी प्रेजेंस है उसको वापस रिवाइव करें।
तो वो कोशिश तो करेंगे, पर उन्होंने तालिबान की मुखालफत की है 20 साल से, तो इतनी जल्दी तो वो भी नहीं भूलेंगे कि उन्होंने नेगेटिव रोल जो भारत ने अदा किया है, वो तालिबान भी जल्दी से नहीं भूलेंगे। जो मनफी रोल भारत की जानिब से अदा किया गया, तालिबान उसे बहुत जल्द नहीं भूलेंगे, लेकिन मुस्तकबिल में इस हुकूमत के साथ कोलैबोरेशन भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब इस हवाला वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमरीकी फ़ौज का इनखला, जिसमें तमाम गैर मुल्की अफवाज भी वहाँ से रुखसत हो गई। तालिबान ने जश्न मनाया। जश्न मनाने के बाद अब असल इम्तिहान शुरू होने वाला है। अब जो इम्तिहान है उसमें से तालिबान किस तरीके से निकलेंगे, हुकूमत किस तरीके से बनेगी। अभी तालिबान को किन अशखास की तलाश है, हुकूमत बनाने में भी और हुकूमत को बचाने में भी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, बनाने में अभी तक तालिबान जो देखे जाएं तो वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना के हवाले से तो मैकेनिज़्म तरतीब दे दिया गया और अशखास का ऐलान भी हो गया, लेकिन हुकूमत को बचाना भी है। अभी अंदरूनी तौर पर मुश्किलात क्या पेश आ सकती? देखें यासर, एक तो मैं समझता हूँ कि शायद मेरी बात से बहुत से लोग, कुछ लोग, बहुत से तो नहीं कहे, कुछ लोग इख्तलाफ भी करें। आज अफ़गानिस्तान की सिर्फ फ़तह नहीं है, अफ़गानिस्तान के अवाम की फ़तह नहीं है, आज पाकिस्तान की भी फ़तह है, मुसलमानों की भी फ़तह है, उन तमाम कुव्वतों की फ़तह है जो हक़ और सच का साथ दे रहे थे। अब कुछ मामला सफारती सतह पर असर होते हैं, कुछ अनाउंसमेंट नहीं हो सकती, लेकिन आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर सुपर पावर्स जो हैं वो शिकस्त खा के वहाँ से निकली हैं। क्यों? कि वहाँ पे एक साबित कदम लोग मौजूद थे, और अगर वो कौम वो लोग जो सुपर पावर्स को शिकस्त दे सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो हुकूमत साजी से लेकर दीगर मामलात हैं उसमें वो हल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और आज के वो जो लोग हैं, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत तब्दील हैं यासर, बेइंतहा तब्दील हैं, उनके अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ हैं, उन्होंने सब कुछ अपना तैयार कर रखा है। और मैं आप प्रोग्राम में एक चीज़ ब्रेक कर दूँ, बिल्कुल ये मुसद्दक़ा है, आने वाले दिनों में आपको नज़र आ जाएगा। इसी सितंबर के महीने में चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इवन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भारत, ये बाकायदा इस हुकूमत को ना सिर्फ तस्लीम करेंगे बल्कि इनके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनके साथ अपने रवाबत बढ़ाएंगे। और वो जो मुआशी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, जो बाजार तो नज़र आ रहा है, शायद मुआशी तौर पे ये बिल्कुल तनख्वा हो रहा है, शायद मुआशी तौर पे इसके हालात बेहतर नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन राना साहब, माजी करीब में जो भारत की जानिब से या दीगर कुव्वतों की जानिब से अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मुआहदे किए गए थे साबिका हुकूमत के साथ, जो अमेरिका की हिमायत याफ्ता हुकूमत थी, उसका क्या बनेगा? देखें, उसका मैं इसी 2-3 चीज़ें आपको, एक तो चीज़ें में रखिएगा। हिंदू बनिया जो है ना, हिंदू बनिया, वो अपनी बहुत सी इन्वेस्टमेंट में से कुछ जो मिलेगा ना उसको वहाँ से उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। ये हिंदू बनिया का होता है, 2 नहीं तो एक नहीं तो आधा मिल जाना चाहिए। जहाँ तक उन कुव्वतों का है जिन पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है, जो इन्वेस्टमेंट इसराइल की तरफ से थी, भारत की तरफ से की थी, अमेरिका की तरफ से थी, उन कुव्वतों को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ, आज के दिन में जब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे थे, तो एक बड़ा अहम इजलास हुआ इन कुव्वतों का, और उस इजलास में अशरफ गनी के अकार ख़ास करीबी तरीन शख्स जो बरतानिया में भी मुलाकात करके आए थे, जिनके साथ 3 और लोग थे, वो भी उस इजलास में मौजूद थे। और उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि किसी तरीके से भी बल्कि किसी के हर सूरत में मौजूदा जो स्टूडेंट्स की हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, इसे टफ टाइम देने के लिए वक्ती तौर पर कुछ अरसा खामोश रहा जाए, उसके बाद बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत वहाँ पर कत्लो गारत, बदअमनी ये फैलाई जाए और टारगेट गैर मुल्कियों को किया जाए। यासर, मैं फिर ये कह रहा हूँ, टारगेट गैर मुल्कियों क्यों किया जाए? आपको पता है 3 दिन पहले कंधार के अंदर एक मीटिंग हुई टीटीबी की। उस टीटीबी की मीटिंग तालिबान के किसी बंदे के साथ हुई, तो तालिबान के जो ज़िम्मेदार थे उसने शटअप कॉल देकर उसे कहा कि अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन आपने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की
तो आपको किसी सूरत पे नहीं किया जाएगा। ये कंधार में, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये कंधार में ये बात हुई है, कंधार में मीटिंग में उन्हें कहा गया है कि ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब वो जो इन्वेस्टर थे, वो जो ड्रग माफिया था, वो जो मीटिंग में आपको कह रहा हूँ 3 बजे हुई है, उन लोगों ने कोशिश तो करनी है, उन्हीं के लोग हैं। आप क्या समझते हैं ये जो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की चौकियों पे हमले होते हैं, ये तालिबान कर रहे हैं? ये किसी सूरत में तालिबान नहीं कर रहे। ये वो बचे खचे लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अफरा तफरी का आलम पैदा हो, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो उसकी तरफ से इश्तियाल अंगेज़ी हो, और किसी ना किसी तरीके से तालिबान जो है उनका पाकिस्तान के साथ फड्डा हो, जो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान एक सुपर पावर है, और उसके बाद पाकिस्तान समझता है कि अब ये इस खित्ते के अंदर अमन किस तरह लाना, और पाकिस्तान ने अपना अहम तरीन किरदार अदा किया। या सर देखें कितनी कमाल चीज़ है कि वो अमेरिका जो पाकिस्तान को गैर महफूज समझता था, वो इंटरनेशनल कुफ्ते जो गैर महफूज समझती थी, उन तमाम लोगों के सफारतकार गैर महफूज मुल्क में अपने आप को महफूज तरीन समझते हुए आए। क्या नहीं आए? क्या यहाँ पे नहीं आए? क्या उन्होंने अभी तक यहाँ पे नहीं है? कि इससे बड़ी पाकिस्तान की और कामयाबी क्या हो सकती है? और उन कुफ्तों ने जिन्होंने आज मीटिंगें की हैं, जिन्होंने प्लानिंग की है, वो बेनकाब हो जाएंगे। और यासर आने वाले दिनों में, मैंने तो आपको कहा, सितंबर के अंदर बाकायदा तस्लीम कर लिया जाएगा। और इसी सितंबर के महीने में, ये बड़ा अहम महीना है 6 सितंबर जो है, इसका 6 सितंबर के दिन को भी याद रखिएगा। उस दिन भी एक बड़ा काम होने जा रहा है। मैं 6 सितंबर का आपको कह रहा हूँ, 6 सितंबर से 10 सितंबर के दरमियान कोई बड़ा काम होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक हो जाएंगी, और पाकिस्तान की और दीगर ममालिक जो इस बिल्कुल एशिया के अंदर हैं, जो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अमन कायम हो, वो अमन के लिए लगेंगे। और कुछ लोग जो अमन बर्बाद करने के लिए कोशिश करेंगे, वो अमन बर्बाद की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। ले एक और चीज़ आपको बता दूँ, शमाली इत्तेहाद वाला मामला भी ख़त्म हो गया। आज के दिन की कुछ खबरें मुतजाद सी भी हैं, चलने दें, ये शमाली इत्तेहाद की नहीं है, ये कुछ उन लोगों की हैं जो यहाँ से भागकर, यानी अफगानिस्तान इकट्ठे होकर वहाँ पे गए, जो चाहते हैं कि ये तस्फिया ना हो, जो चाहते हैं मामलत ना हो। एक बड़ा हिस्सा जो है, एक बड़ा हिस्सा वो मुज़ाकरात की टेबल पे आके बहुत से मामला तय कर चुके हैं। ये मैं आपको बिल्कुल एक मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, बिल्कुल मुसद्दका। देख लीजिएगा आने वाले 2 से 4 दिन में आ जाएंगे। कहा जाता है कि सूरत हाल वज़ा होने के बाद इनखला मुकम्मल हो जाएगा, तो तब इंतकाल इक़्तिदार जो है वो पुरअमन तरीके से हो भी सकता है और बेहतरी के रास्ते भी हो सकते हैं। नाज़रीन, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे कल के दिन। आज के प्रोग्राम से मुझे राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।